एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द पार्ट टू। जो हम ऐसे 330 पढ़ रहे थे उसका पार्ट टू में आपका सबका स्वागत है। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स है ही नहीं करने को। सो यस, अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पहले पार्ट में तो हमने थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लिया। अब हम स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कि हाँ यार हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल गई है, फिर हमें किस तरह से एक्शन लेना चाहिए वो पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। सो बहुत मजे आने वाले हैं। डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी पढ़ाई की स्क्रीन की ओर। एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सो हम आते हैं यहाँ पे। हमने देखो कंपोनेंट्स ऑफ आईसी कर लिए थे कि वो होता है क्राइम। ठीक है, क्राइम के बारे में हमने पढ़ लिया था, मतलब पूरा कि क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। फिर हमने उसके अंदर पढ़ा था कि सी से हमारा आता है कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, देन आर से हमारा आता है रिस्क एंटिटीज रिस्क असेसमेंट एक तरह से। देन हमारा आर सी हो गया। आई से आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स और ई से कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब इसके ना डिटेल में भी है चीजें। ठीक है। ओ भाई मेरे बाल उठ रहे हैं क्या। एक सेकेंड, ये बाल भी ना थोड़ा इसे इग्नोर करना यार, अभी क्योंकि बड़े हुए हैं इसलिए। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने बेसिकली ये चीज समझ लिया। अब इसका ना इसका भी इन डेप्थ चीजें हैं कि इन डेप्थ में भी अगर किसी को पढ़ना है तो वो भी है। हालांकि उसमें ना क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, तो मेरे को लगता नहीं है कि उसका पढ़ने का कोई मतलब है। ठीक है, उसको पढ़ने का मतलब क्यों नहीं है मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसके बाद के टॉपिक्स पे आएगा बेसिकली ज्यादा। राइट। मैं एक एक मिनट दो यार, ये बाल बहुत खराब हो रहे हैं। 1 सेकेंड, मैं पॉज कर लूँ जरा। तो यस, वी आर बैक। पता नहीं ठीक हुआ नहीं हुआ बट कोशिश करिए। खैर, हम ये बात कर रहे थे कि इसके इन डेप्थ भी चीजें हैं, तो वो उसमें हम इतना जा नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि वो पेपर में आती नहीं है, तो पेपर ओरिएंटेड काम करेंगे या रिवीजन चल रही है, कोई फालतू चीज नहीं चल रही है। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ आईटी टू एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। अब आईटी के जैसे अब आजकल हर जगह इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो अब टेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल के अंदर, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे अब पहले क्या होता था, वॉचमैन होता था और नोट एंट्री होती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वॉचमैन वही लिखता था कि अच्छा चलो एक्स वाई जेड आया है, इसके घर पे आया। अब क्या होता है, आजकल पंचिंग मशीन आ गई है ऑफिस में भी, तो पंच करते हैं कितनी बजे आया है और कौन आया है, वो अपने आप कोड डिटेक्ट कर लेता है। तो वो भी हेल्प हो गया कि हाँ भाई इसमें अब मिस यूज नहीं हो सकता, जो जितनी बजे आया है वो उतनी बजे आया है। गार्ड के साथ अगर गार्ड तो क्या है, गार्ड के साथ सेटिंग कर लो, भैया मैं 10 बजे आ रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि अरे भैया आप 9 बजे लिख दो, तो वहाँ प्रॉब्लम है। राइट। तो वहाँ इंटरनल कंट्रोल में ही दिक्कत है। अब ऐसे ऐसे हमने ऑटोमेशन कर दी तो उनकी, अब इसका तो ये फायदा है। अब ऐसी भी कुछ चीजें होंगी जिनके नहीं फायदा है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं आईटी के टू एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। और मैंने जैसे कि बता रखा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल है यार, क्योंकि यार क्या बोलूं मैं, ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे इंटरनल कंट्रोल बेसिकली उसका ढांचा ले होता है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई, आईटी हमने लगा रखी, आईटी ही गलत लगा दी, आईटी में ही कोई मिस्टेक है, क्योंकि आईटी भी हम कमांड देंगे तब जाके अप्लाई होगा ना, तो आईटी में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है। हालांकि चलो पढ़ते हैं और समझ आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। कंसिस्टेंटली, मतलब एज पर ऐसे 315 IT benefits of entities under control by enabling the entity for क्या है, consistently apply predefined business rules and perform complex calculation in processing large value of item। ठीक है। तो अब बड़ी बड़ी जब डेटा आती है, ठीक है, कि साल की आराम से 10-15 हज़ार ट्रांजेक्शन होती है, तो अगर हमें पता लगाना है कि ये पैसे सही जा रहे हैं, ऑथोराइज वे में जा नहीं रहे या नहीं जा रहे, तो हम आईटी के थ्रू हमें ये पता चलेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तो कंसिस्टेंटली अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स है। ऐसा तो नहीं कि हर वक्त हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। एक बार ही हमने बता दिया कि भाई ऐसा किया अगर तो ऐसा ही करेगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी बहुत इजीली कर लेगा। ठीक है। तो प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स एक है, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गया, और लार्ज वॉल्यूम डेटा के अंदर ये काम आता है। देन एनहांस द टाइम लिमिट। ठीक है, एनहांस द टाइमलाइंस अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल एक्यूरेटली चाहिए होती है। पहली चीज हम बोलते हैं यार मोटा मोटी इतना पैसा दिया था, मोटा मोटी नहीं ना यार, हमें तो ये है कि भाई बराबर कितना दिया है, हमें तो ये पता लगाना है। राइट। तो 1 सेकेंड, फ्रीज भाई कितना फ्रीज होता है। ठीक है। तो हमें तो ये पता लगाना है कि एक्चुअली में कितना दिया था और क्या हुआ था। ठीक है। करेक्ट। आई होप दिख रहा हो सभी को। हेलो, दिख रहा है ना। हाँ। यार कितने इश्यूज आते हैं यार, क्या बताऊं। तो वो बोल रहा है कि
एनहांस द टाइमलीनेस एंड अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो उसको चाहिए कि टाइमलीनेस मतलब सही टाइम पे मिल जाए जब मेरे को चाहिए, अवेलेबल भी ऐसा हो कि जब अवेलेबिलिटी मेरे को चाहिए तब मिल जाए, और एक्यूरेसी भी हो। ठीक है, फैसिलिटेट द एडिशनल एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन का एनालाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई आईटी चीज लगती है, तो एनालाइज भी हमें कर देता है। ठीक है, ये भी आ गई जी समझ। एनहांस द एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटीज एक्टिविटीज एंड इट्स पॉलिसीज। ठीक है, अब कोई चीज को हमें मॉनिटर करना है, उसके लिए हमने अब हर हर एक जगह पे कोई सुपरवाइजर रखना पड़ेगा या कोई गार्ड रखना पड़ेगा जो देखेगा। तो अब आईटी कहीं ना कहीं हर चीज को मॉनिटर भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट चीजें होती हैं ये चीज। रिड्यूस करेगा रिस्क दैट कंट्रोल्स विल बी सर्कमवेंटेड। सर्कमवेंटेड का मतलब है कि हाईजैक। ठीक है, और वैसे कि अगर हम देखना चाहे तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं क्या, डिफाइन, फाइंड अ वे अराउंड या ऑब्स्टेकल। ठीक है, मतलब वही अवॉइड। तो रिड्यूस करेगा क्योंकि कंट्रोल्स हमने ऐसे लगा रखे हैं कि वो उस चीज को रोक देगा, हाईजैक होने से रोक देगा। राइट, रिड्यूस द रिस्क दैट कंट्रोल्स विल बी सर्कमवेंटेड, या मतलब कंट्रोल्स विल बी हाईजैक्ड, या कंट्रोल्स का लगा तो रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। एनहांस द एबिलिटी टू अचीव इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बाय इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी कंट्रोल इन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। ठीक है, ये कह रहा है इट ऑल्सो एनहांसेस द एबिलिटी टू अचीव इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब देखो हमने आईटी का जब यूज किया तो उससे हमें एक ये भी हेल्प मिल रही है कि हम हर किसी को अलग अलग ड्यूटी दे रहे हैं। अलग अलग ड्यूटी इन सेंस, अगर कोई सीईओ लेवल पे काम कर रहा है तो उस पर उतनी ही एक्सेस होगी जितना रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि हम कितनी भी कुछ भी एक्सेस दे रहे हैं। राइट, तो एक सेग्रीगेट कर दी हमने ड्यूटीज। ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी कंट्रोल इन द एप्लीकेशन, डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इन इन जगह पे अपना सिक्योरिटी कंट्रोल बेसिकली लगाएंगे ताकि उनको एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मिल जाए। राइट, तो एक बारी हम फिर से पढ़ लेते हैं, एक बारी टेक 2 मिनट्स एंड पढ़ो उसे। पहली चीज बोल रहा है कंसिस्टेंटली अप्लाई प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स। तो हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसा पूरा खोल खोल के नहीं लिखेंगे कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। हम्म, ये था बेनिफिट्स ऑफ आईटी इन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, अब सीएफआई में इंटरनल कंट्रोल के ऊपर पूरा अलग टॉपिक है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कंसिस्टेंस कंसिस्टेंटली अप्लाई। अब इसमें हम ऐसे यार कहानी नहीं लिखेंगे, सही बताऊं, ये मैं कहानी लिखने वाली चीज बेसिकली रिविजन्स में नहीं होती है ना। मेन मेन प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स। ठीक है, एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड कैलकुलेशंस लार्ज डेटाबेस, या फिर इसमें लार्ज प्रोसेसिंग, लार्ज ट्रांजैक्शन, या वॉल्यूम, वॉल्यूम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो हमें याद रहेगा कि हम क्या मीन कर रहे हैं इसलिए। अब दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज हमने क्या समझी थी कि आईटी से और क्या हमें मिलेगा, एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज थी वो लिख देते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग अचीव इफेक्टिव सेग्रीगेशन ड्यूटीज बाय इम्प्लीमेंटेशन। अब सिक्योरिटी कंट्रोल किधर किधर हम लगाएंगे, डेटाबेसेस पे। ठीक है, डेटाबेसेस पे लगाएंगे, और किस पे लगाएंगे बताओ। एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। ओके, ये हो गया हमारा, और ये हो गया। देन एनहांस एनहांस दी
एनहांस तीन चीज़ें, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। फिर हमने ये समझा कि एडिशनल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें भी हेल्प कर देता है कि हमारी एक एडिशनल एनालिसिस हो जाती है इंफॉर्मेशन की। बिल्कुल सही। देन उसके बाद मॉनिटर में हेल्प करता है, ये करता है कि रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ कंट्रोल्स, विल बी सरकमवेंटेड, मतलब रिड्यूस करेगा वो चांसेस कि कंट्रोल सरकमवेंट हो जाए। तो मैंने चांसेस लिखने की बजाय रिस्क ही लिखा, क्योंकि लेट्स जस्ट स्टिक टू द वर्ड्स जो आईसीआई ने हमें स्पेसिफाई करे। ओके, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंट्रोल्स, reduce the risk that control will be circumvented, reduce the risk of the controls will be of that the controls will be circumvented, ठीक है, मेक सेंस। एंड मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, कंट्रोल्स लगे नहीं लगे उसमें हेल्प करता है, ये वीडियो कंट्रोल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, राइट। तो हमारा ये भी हो गया। ओके, आईटी रिलेटेड रिस्क, अब जैसे हमने बेनिफिट पढ़ा वैसे कुछ रिस्क भी होंगे ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। सो व्हाट आर द स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टू द इंटरनल कंट्रोल इन एन आईटी एनवायरनमेंट, क्या क्या रिस्क होते हैं अब ये समझते हैं। तो रिस्क रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल इन द आईटी एनवायरनमेंट, द स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टू द इंटरनल कंट्रोल इन एन आईटी एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पहली चीज, रिलायंस ऑन द सिस्टम। ओके, reliance on the system program that are inaccurately processing data या processing inaccurate data or both। ओके, अगर एक रिस्क ये भी है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट वाले टर्म्स नहीं होगी। वो ये कह रहा है कि अगर हमने अपनी रिलायंस उन चीज़ों पे प्लेस कर दी जहाँ पे प्रोसेसिंग ही गलत होती है, या फिर प्रोसेसिंग सही होती है लेकिन डेटा जो आता है वो गलत होता है, ठीक है, आइदर द डेटा इज रॉन्ग और द डेटा प्रोसेसिंग इज रॉन्ग, ये वो कहना चाह रहा है कि इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। तो ओके, आगे आगे कर लेते हैं। अगला क्या है, आईटी सिस्टम्स। पहला क्या है, रिलायंस ऑन प्रोग्राम्स या सिस्टम्स या दैट प्रोसेसेस इनएक्यूरेट डेटा, ठीक है, unauthorized access to data that may result in destruction of data or improper changes to data, including a recording of unauthorized या non-existing transaction, inaccurate recording of transaction। ये तो एग्जाम्पल है। अब ये कब होगा, पर्टिकुलर रिस्क में अराइज व्हेन मल्टीपल यूजर्स एक्सेस अ कॉमन डेटाबेस। तो इसमें तीन चीज बोली,
अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा इज पहली पहली चीज, मतलब ये हेडिंग हो सकती है कि हाँ भाई सेकंड पॉइंट का मतलब है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। ठीक है, ये बोल रहा है कि सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से या तो भाई मतलब डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा होगा, या क्या होगा, या बेसिक चीज क्या होगी, इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा या इम्प्रॉपर चेंजेस ऑफ डेटा, जिसका मतलब ये है कि इन चीजों में नॉन एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन आ सकती है या ओमिशन हो सकती है। ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ अनऑथराइज ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डिंग इन क्या था, इन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि भाई ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन अब अमाउंट सही नहीं है, अमाउंट में प्रॉब्लम है। तो मतलब कुछ भी चीज हो सकती है, राइट। और ये कब होता है, जिसमें रिजल्ट व्हेन, जब ज्यादा लोग एक ही डेटाबेस पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखा हुआ है, पर्टिकुलर रिस्क में अराइज व्हेन मल्टीपल यूजर एक्सेस अ कॉमन डेटाबेस, व्हेन मल्टीपल यूजर्स एक्सेस द कॉमन डेटाबेस। ठीक है, हम लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ IT personnel gaining access privilege beyond those necessary to perform their assigned duties, thereby breaking down the segregation of duties। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई जितना, अब जो मेरे पे एक्सेस होगी, आई एम द ओनर ऑफ XYZ कंपनी, वो मेरे पे ज्यादा एक्सेस होगी। ठीक है, और जो मेरे इंप्लॉयज हैं उन पे कम एक्सेस होगी। लाइक टैली की ऐसा ना हो कि वो एंट्री कर सकते हैं, डिलीट नहीं मार सकते, डिलीट करेंगे तो मेरे से पहले परमिशन लेंगे तब डिलीट होगी। मैंने ऐसा काम कर रखा है। तो अगर जो बंदा डिलीट नहीं कर सकता उस पर भी डिलीट करने की पावर आ जाए, तो वहां तो दिक्कत हो गई, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो वो यही चीज बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ IT पर्सनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेज। ठीक है, पॉसिबिलिटी गेनिंग एक्सेस के प्रिविलेजेस, दैट इज बियॉन्ड इट्स एक्सटेंट, ऑथोरेटिव। इससे क्या होता है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ बहुत आसान है, कहीं ना कहीं रहते हैं, अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा या प्रोग्राम्स में। इसको हम चेंजेस मानते हैं, ट्राइंगल को जब भी लिखते हैं ट्राइंगल का मतलब होता है चेंजेस। ओके, तो एक बार ढंग से बना देते हैं मेरी बात को। या फिर सिस्टम्स एंड प्रोग्राम। एक ये होता है, मतलब मैनुअल इंटरवेंशन बहुत होने लग गई है भाई। काम है आपका IT का, लेकिन वो तो मैनुअल मैनुअल बंदा रन करता है। तो अगर इन इन अप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन हो रही है तो वो भी प्रॉब्लम है। इतने लोगों को छेड़छाड़ करना अलाउड ही नहीं होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल है वही करे, और वो भी कम करे, लिमिटेड करे, ऐसा ना हो कि वो भी पूरे टाइम उंगली कर रहा है। और एक छठा पॉइंट ये है
कि हमें अब सिस्टम्स को भी अपडेट रखना चाहिए, उसमें भी रीचेक करते रहना चाहिए। तो फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, तो अच्छा चलो, व्हाट आर द 6 पॉइंट्स, लेट अस फटाफट डिस्कस दैट। फर्स्ट इज रिलायंस ऑन द प्रोग्राम दैट इनएक्यूरेटली प्रोसेसेस डेटा, ठीक है, और प्रोसेसेस इनएक्यूरेट डेटा। पहली चीज, हम उस बेसिस पे रिलाई कर रहे हैं जो ऐसा प्रोग्राम या तो डेटा को ही गलत प्रोसेस कर रहा है या प्रोसेस सही से कर रहा है लेकिन डेटा ही गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, उसके अंदर उससे क्या होता है, दैट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड चीज, दैट विल लीड टू इम्प्रॉपर चेंजेस टू द डेटा, और ये कब होता है, जब मल्टीपल यूजर्स एक्सेस द कॉमन डेटाबेस, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज आती है, हमने बताया अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा, मास्टर फाइल, ऐसी डेटा जो मास्टर फाइल है, मतलब परमानेंट, जैसे एड्रेस ऑफ समथिंग, वो हर बार सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है, मास्टर फाइल वैसे आपको पता है, पहली ये। और दूसरी चीज, अनऑथराइज चेंजेस टू द प्रोग्राम्स एंड सिस्टम्स, राइट। फिर है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला पॉइंट, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। उसमें क्या होता है कि आईटी पर्सनल्स को एक्सेस मिल जाती है, एक्सेस प्रिविलेजेस मिल जाते हैं जितना उनको ऑथराइज नहीं है, जितना, जैसे अगर मैं देसी भाषा में बोलूं कि जितनी उनकी औकात नहीं है उससे ज्यादा उनको चीज मिल जाती है, ठीक है, उससे ज्यादा उनको एक्सेस मिल जाता है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि ये इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, ऐसा ना हो कि बार बारी मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रही है और वो गलत हो रही हो, सही टाइम पे सही इंटरवेंशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो बार बार हर बात पे कोई उंगल करे जा रहा है और वही बंदा रिस्पॉन्सिबल भी है। मेकर और चेकर वाली बात आ जाती है इसमें, कि जो मेक कर रहा है वो चेक कर रहा है और वही हर बात पे उंगली कर रहा है, हर बात पे क्वेश्चन रेस कर रहा है, अरे भाई तूने ही तो बनाया है, तूने तो सब कुछ किया, तो इतनी इंटरवेंशन मत करना, राइट। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है कि फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, ऐसा ना हो कि हमें कोई इस सिस्टम में एरर मिला है लेकिन हम चेंजेस ही नहीं कर रहे, कोई लूप होल है, हमें पता चल गया यार ये चीज लूप होल है, लेकिन हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आई होप ये चीज समझ आ जाएगी, आ गई हो। अब हमारा है नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम, द ऑडिटर शेल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल एंड असर्शन लेवल, ठीक है। अब ये करने के लिए आ- मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड असेस करना, ये हमने 315 में पढ़ा था, अब 315 वाली चीज आ जाती है इसके अंदर कहीं ना। आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, ये क्या होता है प्रॉपर, ये प्रॉपर प्रॉपर क्या है, मतलब देखा जाए तो सीधा सीधा आंखों से दिख रहा है, ये है हमारा ऐसे 315, ठीक है। यही कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो रिस्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ब्ला ब्ला ब्ला। फिर बोल रहा है असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क, ठीक है, एंड इवैल्यूएट वेदर दे रिलेट मोर परवेसली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और पोटेंशियली अफेक्ट मेनी एसेट्स। अब जो रिस्क असेस करें उसको ये समझो कि भाई या तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं और रिलाई करते हैं किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, राइट, ठीक है, और बहुत सारी असर्शंस पे भी दिक्कत देते हैं वो चीज। तो हमने ये पता करना है, जब हमने रिस्क ढूंढ लिए तो कहीं हम ये समझेंगे कि यार ये ऐसे रिस्क तो नहीं है जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो मेकिंग है उसमें भी बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है, पहली चीज तो, मतलब दूसरी चीज ये है, रिलेट दी आइडेंटिफाई रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल। तो पहले हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, अब हमने पढ़ा असर्शन लेवल पे। बोल रहा है कि यार पहले तो आइडेंटिफाई कर लो 315 के हिसाब से, फिर आइडेंटिफाई किया तो असेस करो कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है, अगर है तो कितना परवेजिव है ये समझ लो। देन रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू द असर्शन लेवल, एज इन व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब क्या गलत हो सकता है वो चीजें एट द असर्शन लेवल, एंड कंसिडर द लाइकलीहुड ऑफ मिस्टेक अकरेंस, और ये समझो कि क्या ये रिपीट हो जा रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, तो आप उससे समझ पाओगे चीजों को, राइट। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे असेसमेंट ऑफ रोमा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या क्या असेसमेंट हो सकती है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रेफर टू द रिस्क दैट रिलेट परवेजिव परवेजिवली परवेजिवली बोल रहा हूँ, वो महाराष्ट्र आ गया कहीं ना कहीं, pervasively to the financial statement as a whole or potentially
मे अफेक्ट मैनी असर्शन। तो ये ऊपर वाली लाइन चेप दिया कि भाई हमने कुछ रोमन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढे जो परवेसिव पर वेस क्या है यार, परवेसिवली, भाई साहब क्या स्टैमर हो रहा है, परवेसिवली, ओके, परवेसिवली मतलब बहुत भीतरी तरीके से, और सब्सटैंशियल, यार सब्सटैंशियल कह लो, ठीक है, सब्सटैंशियल वे में अगर आप इसको लिखना तो इसको सब्सटैंशियल भी लिख सकते हो। खैर छोड़ो, परवेजिव लिखेंगे क्यों, क्योंकि ऑडिट में यही लैंग्वेज यूज होती है। तो अगर वो परवेजिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली वो कहीं ना कहीं असेशन को भी अफेक्ट करती है, पहली चीज तो हम ये देख लेंगे। देन रिस्क ऑफ दिस नेचर आर नॉट नेसेसरली रिस्क आइडेंटिफाइड विद द स्पेसिफिक असर्शन। ऐसा भी हो सकता है कि वो असर्शन में अफेक्ट ना कर रही हो। दे रिप्रेजेंट circumstances that may increase the risk of material misstatement at the assertion level। अब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो बता रही हो कि हाँ भाई assertion लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो गलत है ही, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हम assertion चेक करते हैं, सारी नहीं बट कुछ कुछ तो, राइट। तो वो ऐसे भी सर्कमस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकती है जिसमें हमें ये चीज समझ आए कि हाँ इससे रोमम बढ़ेगा क्या एट द assertion लेवल। Risk at the financial statement level may, among the other factors, derive in particular from deficient control environment। अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कुछ रिस्क मिला है, उससे हमें ये भी समझ आ रहा है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और कंट्रोल एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ डेफिसिट है, राइट। तो ये बेसिक चीज है, ये पेपर में आनी नहीं है वैसे, लेकिन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रैक्टिकल वे से। असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिकॉज such consideration directly assist in determining the nature, timing and extent of FAP, ठीक है, at the assertion level necessary to obtain SAE। अब ये बोल रहा है कि भाई देखो अब हमें रोमन मिला असर्शन लेवल पे, ठीक है, अब किसके लिए मिलता है, या तो ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होगी, या तो अकाउंट बैलेंसेस में प्रॉब्लम होगी, या तो डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम होगी, यही होता है ACD, मतलब सॉरी ATD, ATD बोलते हैं, अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन या फिर डिस्क्लोजर्स, राइट। तो हमें उस चीज को कंसिडर करना चाहिए और उससे ये समझना चाहिए कि हमारे एनईटी ऑफ फैप में तो फर्क नहीं आ रहा भाई, एनईटी ऑफ फैप में फर्क आ रहा है तो उस हिसाब से हम एसएई ऑब्टेन करेंगे, बेसिक। अब रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ठीक है। अब कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी फर्म के लिए, क्योंकि अगर इन रिस्क पे काबू नहीं लिया, इस रिस्क पे और कंट्रोल प्लेस नहीं करे और रिस्क को स्टडी नहीं किया, तो पूरा का पूरा झोल हो जाएगा और हमने जो ऑडिट करा है वो धरा का धरा रह जाएगा, राइट। तो ये बोल रहा है सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऐसा रिस्क जो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ऐसा कोई रिस्क जो ऑडिटर की जजमेंट में, ऑडिटर के हिसाब से उसको लगता है कि यार इस पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंट रिस्क, और उसके अंदर में स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी है, ठीक है। As part of risk assessment, the auditor shall determine whether any of the risks identified are in the auditor's judgment a significant risk। पहली बात तो रिस्क असेसमेंट जब कर रहे हैं तो हमें जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उसको अलग से रख देना चाहिए, उसको मतलब जैसे अब इतने सारे रिस्क हैं तो उसको अलग से रख दो कि हाँ भाई ये मेरे सिग्निफिकेंट रिस्क है और ये जो है ये नॉर्मल रिस्क है, इस पे भी पढ़ेंगे और लेकिन इन पे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। लाइक अगर हम बात करें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट में अगर जोलर हो रही है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड होता है, अगर तो उसमें कुछ जोलजाल हो रही है तो हम वो भी समझेंगे क्योंकि वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। अगर उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम समझेंगे कि यार दीज आर द मेजर एरियाज जहां पे हमें अपना ध्यान देना चाहिए एज अ ऑडिटर, राइट। सो इन एक्सरसाइजिंग दिस जजमेंट द ऑडिटर शैल एक्सक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ आइडेंटिफाइड कंट्रोल रिलेटेड टू रिस्क, ठीक है, कुछ खास नहीं है। इन एक्सरसाइज इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट। अब ऑडिटर ये कैसे पता लगाए कि कौन सी चीजें सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर आती है, ठीक है। तो यही हमारा बन जाता है अगला पढ़ने वाली चीज, बेसिस ऑफ
सिग्निफिकेंट कि पता कैसे लगाएगा कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। द ऑडिटर शेल कंक्लूड वेदर द रिस्क इज द रिस्क ऑफ फ्रॉड, कहीं ऐसा तो रिस्क नहीं है जो फ्रॉड ही इंडिकेट कर रहा हो डायरेक्ट। ठीक है, फ्रॉड वाली पहली चीज आ जाती है, फ्रॉड। वेदर रिस्क रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट, ठीक है, कोई रिस्क ऐसा तो नहीं है जो रिलेट करता है कोई अभी अभी इकोनॉमिक में मतलब इकोनॉमी में कुछ चेंजेस हुए हैं, उससे तो रिस्क रिलेट नहीं करता। समझ लो नया कोई लॉ आ गया, कोई पॉलिसी आ गई और उस वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनका बिजनेस ही बंद होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहीं शो नहीं कर रखा कि हाँ भाई इस पॉलिसी के कारण मेरा बिजनेस अगले अगले साल तक बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इन्वेस्टर का पैसा भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब। तो हमें ये भी चीज समझना है। तो ऐसी चीजें, ऐसे रिस्क विच रिलेट्स टू दी रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट्स, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस आए, वहां हमें लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी वाला पॉइंट और डेवलपमेंट वाला पॉइंट, अभी तक तो यहाँ तक बने। द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा लगती है। वेदर रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। ओके, सो लेट अस ट्राई टू राइट दीज पॉइंट्स डाउन। बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज। पहली चीज क्या समझी हमने कि रिस्क फ्रॉड का तो नहीं है, फ्रॉड, ठीक है, छोटा छोटा लिखेंगे। सेकंड क्या समझा, रिलेट्स टू रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमने क्या समझा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, फिर है ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, फिर फिफ्थ आता है अनयूजुअल अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस भी था। वो लाइन थोड़ी और समझ पड़ेगी। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ट्रांजैक्शंस के बारे में भी हो गया, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन हो सकती है, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, यस। इन मेजरिंग फाइनेंशियल इन्फो, ओके, तो हमने ये भी समझ लिया है। रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट, अब ये कह रहा है कि भाई ऑडिट बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं, बिजनेस तो वैसे डायनामिक होता है नेचर, तो हमें भी हर सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ रिवीजन करती रहनी चाहिए हर चीज की, जो कि हम करते हैं, और ये बहुत रैशनल चीज है रिवीजन की, जो हमें करनी ही चाहिए और हम करते भी हैं, ऐसा वो नहीं है कि हम नहीं करते, ठीक है। तो बहुत ऐसे ऑब्वियस चीज है ये, बिल्कुल आपको दिमाग दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस चीज है ये जो चीज समझा रहा है। तो रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट, द ऑडिटर्स असेसमेंट of risk. The auditor's assessment of risk of material misstatement at assertion level may change during the course of audit as additional audit evidence is obtained. ठीक है, कुछ ना कुछ नया पुराना होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं होती। If any evidence or new information is obtained which is inconsistent with the audit evidence on which auditor originally based the assessment, तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई भी एविडेंस मिला, ठीक है, और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे अब जो हमने पहले ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था और असेसमेंट सब की थी, अब वो इनकंसिस्टेंट हो गई, अब तो वो मानने रखेगी नहीं, अब तो कोई वो पॉइंट ही नहीं है उस चीज का, ठीक है। द ऑडिटर शैल रिवाइज द असेसमेंट एंड मॉडिफाई फर्दर प्लान ऑडिट अकॉर्डिंगली।
राइट। तो ये भी एक चीज लिख सकते हैं कि रिवीजन ऑफ असेसमेंट भी आ सकता है, और है कुछ नहीं, है देखा जाए तो कुछ नहीं है। मतलब ये बहुत ऐसी चीज है कि अगर आप जाओगे तो आप भी ये चीज को कंसिडर करोगे कहीं ना कहीं। बस ये इसमें वर्ड्स हैं तो वो ध्यान रख लेना है कि क्या बोलते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ रिस्क चेंज होगा इन असेसमेंट ऑफ रोमम व्हेन एडिशनल ऑडिट ऑब्टेन। ठीक है, फिर बोल रहा है अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वाला लैंग्वेज आती है जो हमें ध्यान रखनी है, और लैंग्वेज के चक्कर में ही हम लिख रहे हैं। अगर कोई एविडेंस नहीं मिला, मतलब न्यू एविडेंस या फिर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड होती है ऑन विच, मतलब जो कि इनकंसिस्टेंट है इन द ऑर्डर असेस द रोमम, देन इट शुड असेस अगेन, सिंपल यार। Then it should revise and modify the assessment. Revise the modify audit plan। ठीक है, revise the assessment and modify the further audit plan procedure accordingly। सिंपल चीज। और डॉक्यूमेंटेशन वाला जो आता है पॉइंट, बहुत ही आसान, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई, कहीं नहीं बोलते। बस ये है कि पता होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। की डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिस्कशन जो करी होगी वो कर लेना। आइडेंटिफाई एसेस फ्रोम एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एसोसिएशन लेवल वो कर लेना, ये भी हमने पढ़ा है। रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड कंट्रोल्स अबाउट विद द ऑर्डर हैज ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग वो कर लेना। ठीक है, और की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन इन ईच रिस्पेक्ट सोर्सेज, किस सोर्सेज से हमने करी, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो रैप है और फैप है वो क्या परफॉर्म करे वो भी डॉक्यूमेंट कर लो कि भाई हमने इंक्वायरी करी, ऑब्जर्वेशन करी, ये किया वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया। ओके, तो ये भी ऑब्टेन कर लो। सो ओके गाइस, नाउ वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, और ये जो है पूरा आगे का, ये इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली वही है जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़े थे ना, तो कहीं ना कहीं वो वही चीज़ है जो इसमें समझाती है कि हाँ भाई कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, और एंटिटीज रैप, और ये चीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये पेपर में आता ही नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक कभी आया। तो भाई अपन तो ये पढ़ेंगे ही नहीं, अपन मतलब क्यों दिमाग लगाएं ऐसी चीज़ों पे जो अभी आनी नहीं है। ओके गाइस, सो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, एंड आई डोंट नो कि थोड़ा अगर जल्दी लगाओ, क्योंकि यार है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, रिवीजन करनी है बैठ के, और कुछ नहीं करना। और ये जो नोट्स बन रहे हैं बड़े प्यारे और सेक्सी नोट्स बन रहे हैं, जिसके अंदर हम एंड में रिवाइज करने बैठे तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई चलो, ऐसे 315 और 320 जो हमने पढ़ा है ना इतनी स्पीड में, मुकाबला नहीं किसी का। बोले जो खोया बागों में। ठीक है, हाँ मतलब ऐसे 330 तो अब चालू करेंगे, अब नेक्स्ट होगा, अब हमारा नेक्स्ट आई गेस 330 ही होना है। मटीरियलिटी हो गया। हाँ, अब हमारा ऐसे 330 चालू होगा, ये तो 315 का सेकंड पार्ट था। अच्छा, इसके अंदर हमने हमने क्या किया कर लिया, इसके अंदर हमने ये समझा
एक बार फ्लो वापसी समझ लेते हैं एंड देन एंड करते हैं वीडियो को। 315 में हमने ये चीज समझी कि भाई मैं ऑडिटर हूं, मैं किसी वहां पे गया, अब मेरे को स्टार्ट करना है अपना ऑडिट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो पहली चीज जो है वो मेरे को इंटरनल कंट्रोल समझने हैं। दूसरी चीज है मेरे को रिस्क समझने हैं कि रिस्क क्या हो रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर। अब भाई कैसे समझूंगा, क्या करूंगा? तो मैं पहले गया, पहले मैंने एंटिटी के बारे में समझा कि एंटिटी क्या करती है, ये सब चीजें समझी। देन मैंने समझा कि एंटिटी ने कितने कंट्रोल लगा रखे हैं, किस किस बेसिस पे लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं, और क्या वो आईटी कंट्रोल है। अगर वो आईटी कंट्रोल है तो उसके बेनिफिट एंड रिस्क समझे, ये चीज समझ ली, बिल्कुल समझ ली। देन उसके बाद फिर मैंने क्या समझा, वो हमारा बेनिफिट रिस्क समझ लिया। फिर मैंने जोर दिया किस पे कि असर्शन लेवल और फाइनेंशियल लेवल पे जब होते हैं तो मेरे को क्या क्या चीजें दिमाग में आती है। मैंने समझा कि अच्छा अगर फाइनेंशियल लेवल पे हो तो मेरे को ये देखना है कि क्या ये असर्शन लेवल पे भी लगते हैं। अगर लग रहे हैं तो चलो असर्शन लेवल के अंदर ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये फाइनेंशियल चीजों को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं और असर्शन लेवल पे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ये तो ध्यान देना ही देना है, राइट। फिर ये सब चीजें हुई। देन मैंने करी रिवीजन ऑफ असेसमेंट, अपनी रिवीजन कर ली असेसमेंट की। फिर मैंने ये भी समझा कहीं ना कहीं कि सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं कुछ। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होते हैं, जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगता है, मतलब ऑडिटर को दो गुना और चौकन्ना हो जाना है। अगर कोई डिटेक्टिव है तो उसको अपने सारे दाव पेच यहीं लगाने हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यही प्रॉब्लम होगी। तो वो कौन से एरिया है, ऐसा एरिया जहाँ पता चल रहा है कि यार फ्रॉड हो रखा है, यहाँ तो दिक्कत हो रही है, यहाँ तो फ्रॉड हो रखा है, ऐसे कुछ एरिया। अगर ऐसे कुछ एरिया है तो ऑब्वियसली वो ये सोचेगा कि भाई अच्छा ओके ऐसा है। ऐसे एरिया जहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, वो बोल रहा है, मैं उससे बोल रहा हूँ कि यार तुमने ऐसा क्यों कर रखा है, तुमने वैसा क्यों कर, बोल रहे कि अरे ये तो जजमेंट के हिसाब से ये तो ये होता है, बोले कोई प्री डिफाइंड रूल्स ही नहीं है, यहाँ सब्जेक्टिविटी है, जजमेंट लग रही है। तो वो तो उसकी जजमेंट अलग, मेरी जजमेंट कुछ अलग, तो कुछ भी हो सकता है। वहां मेरे को लगता है कि हाँ यार रेवेन्यू के बारे में ये चीजें कभी कभार लग जाती हैं। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, वहां दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा तो हमारा ध्यान ही ये जाता है रिलेटेड, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लो, क्या डायरेक्टर सेम है, रिलेटेड पार्टी है, ऐसा तो नहीं कि जिस कंपनी को पेमेंट हो रही है वो भी साली अपनी है, और जिसको मतलब गेम समझ रहे हो ना आप। ठीक है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जा रही है, या ऐसा हो रहा है कि हर महीने एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हुई जा रही है, एंड ऑफ द मंथ, हर हर महीने के एंड में कोई राउंडिंग ऑफ की ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ चीजें। और फिर हमने एक ये भी पढ़ी थी कि अनयूजुअल हो गई, सब हो गई, एक थी कि सिग्निफिकेंट में कोई चेंजेस आए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंज आए, उसके रिलेटेड कुछ भी चीज हो तो वो भी हमें कंसिडर करनी चाहिए, राइट। तो ये पूरा फ्लो था। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, यू हैव एंजॉयड 300 ऐसे 315 अच्छी तरह से। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन I always say that live finance, learn finance, and today there is something different. डिफरेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कवर किया है। अब ऑडिट का असली सार पता चलेगा, असली मजा आएगा। तो अब स्पीड थोड़ी तेज होगी। डू नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं हर एक छोटी छोटी चीज एग्जाम्पल के साथ सिखाऊं, क्योंकि यार उसके लिए तो मेरे को इस चैप्टर में बेसिकली 2-3 घंटे की क्लास चाहिए होगी। ठीक है, और प्लस ये रिवीजन चल रही है, ये वो नहीं चल रहा है कि जिसमें मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिकली हम रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से, धनाधन 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 क्लासेस ऐसी होंगी। और किसी को मजा भी नहीं आता यार 2-2 3-3 घंटे की क्लास देखने के लिए, मुझे खुद नहीं आता क्योंकि रिवीजन चल रही है। आप सब ऑडिट करके आए हो, सीए फाइनल के बच्चे हो, तो फिर तो यू अंडरस्टैंड। हमने लफार भी भरी है, हमने ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई है, हमने ओ माय गॉड इतने सारे ऑडिट भी करे हैं। तो क्या क्या सब कुछ आता है हमें, तो इतना हम डीप डाइव नहीं करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप learning and keep exploring, and I will see you in the next video. Bye bye. Bye.